हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का कलेक्शन लेकर आया हूं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए, ये आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज़ चला रहा हूँ मैं उसका ये पार्ट 7 है। इसके पहले 6 पार्ट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसको इतना विस्तार से समझाया हूँ कि जो लर्नर है, जिसको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं समझ में आता है, वो भी इसको देखकर कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़रूर कर पाएंगे। ठीक। और जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है जिन लोगों का, वो तो ज़रूर ही देख कर जाए। तो इसके पहले हम लोग 150 क्वेश्चन तक देख चुके थे और आज से 151 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो आइए, रोज़ की तरह आज भी बिना किसी टाइम लॉस किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे अप होगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि क्वेश्चन का लेवल मैं ऐसे इस पर सेट किया हूँ कि इजी टू मॉडरेट टू हार्ड सेट किया, मतलब पहले इजी, उसके बाद फिर मॉडरेट, फिर हार्ड सेट किया हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बस धैर्य से क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य से पढ़िएगा, उसका ऑप्शन भी पढ़िएगा। अगर आराम से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसके ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको वो क्वेश्चन याद नहीं होगा तो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, उस ऑप्शन के ज़रिए भी आप क्वेश्चन को ज़रूर सही कर सकते हैं। ठीक। तो इससे घबराना नहीं है। आज थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन मिल सकता है, बट उसको आराम से धैर्य से पढ़ना है। वीडियो एकदम पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आपको नंबर चाहिए तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। और एक बात, आपको ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सब मेरिट का क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, एनटीपीसी के लिए सब लड़का पढ़ कर जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को बाइकआउट करता है। जो लड़का कंप्यूटर 5-6 नंबर तक कर लेता है, सोच लीजिए वो 5-6 नंबर आगे चल जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए तो 0.1 नंबर भी बहुत ही काफ़ी होता है। तो आप ये 5-6 नंबर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। तो कृपया आप इसे ज़रूर देखिएगा और अपने जो भी अपने करीबी होगा उन सभी को भी सलाह देखिएगा कि आप ज़रूर करके जाएं इसे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन सही है, ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक। पहला ऑप्शन है कि लैन बड़े भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। अच्छा, लैन बड़े भौगोलिक क्षेत्र कह रहा है यहाँ से, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक है। मैं आपको लैन के बारे में बता दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक। अच्छा, जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये बड़े भाग पर नहीं, ये जो बोल रहा है कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क को सपोर्ट करता है, तो नहीं। अगर बड़े क्षेत्र कहेगा तो इसके लिए वाइड आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए गलत है ये तो इसके लिए तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए यूज होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, वन यूज होता है। जबकि यहाँ पर लैन की बात कर रहा है तो लैन जैसे बिल्डिंग हो जाएगा, बहुत बड़े बिल्डिंग हो जाएगा, उस बिल्डिंग में लगाना होगा, किसी ऑफिस में लगाना होगा, तो वहाँ पर लैन वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, ये नेटवर्किंग है। आगे चलेंगे। सीडी एक वोलेटाइल स्टोरेज है। सीडी एक वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब क्या कर रहे हैं, भूलने वाला। वोलेटाइल मतलब भूलने वाला। अब बताइए, सीडी में जो चीज़ रख देंगे क्या वो अपने से गायब हो जाएगा? नहीं, अपने से गायब नहीं होता है। उसको या तो अगर राइटेबल, अच्छा सीडी भी दो तरफ होगा, एक राइटेबल होगा, री राइटेबल होगा। ठीक है ना, एक राइटेबल होगा, एक री राइटेबल होगा। तो राइटेबल का मतलब इसमें अगर एक बार डेटा रख दिए हैं, एक बार डेटा रख दिए हैं तो दोबारा इसमें एडिटिंग नहीं किया जा सकता है। जैसे दुकान से अभी तो मान लीजिए, अब तो मोबाइल हो गया, चिप आ गया है, बड़ा बड़ा स्टोरेज डिवाइस आ गया है, तो लोग अब सीडी का यूज नहीं कर रहे हैं। न तो पहले वीडियो देखने के लिए, गाना सॉन्ग सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए सीडी लेना पड़ता था या फिर डीवीडी लेना पड़ता था। तो उसमें जो सीडी में जो एक बार गाना डाल दिया गया, एक बार मूवी डाल दिया गया, तो दोबारा उसको डिलीट करके दूसरा नहीं डाल सकते हैं राइटेबल वाला में। जबकि जो री राइटेबल है ना, इसे दोबारा यूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग को पेन ड्राइव री राइटेबल होता है, हार्ड डिस्क री राइटेबल होता है, मोबाइल में जो स्टोरेज है वो भी री राइटेबल होता है। मतलब उसको दोबारा भी राइट किया जा सकता है, उस जो भी डेटा उसमें डाला हुआ है उस डेटा को डिलीट करके दोबारा भी डेटा को डाल सकते हैं। ठीक है। तो सीडी वोलेटाइल कह रहे हैं, भूलने वाला नहीं है, भूलने वाला नहीं होता है, ये नॉन वोलेटाइल में आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि
ASCII का उपयोग मुख्यतः हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए किया जाता है। हाई स्पीड डेटा नेटवर्क के लिए बोल रहा है, तो ये हाई स्पीड डेटा नेटवर्क ट्रांसमिशन के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग तो कोडिंग के लिए किया जाता है, जो जो कैरेक्टर कोडिंग होता है उसके लिए किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब जब 3 गलत हो गया तो आपको अब तो पता चलिए होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा कि ASCII संख्यात्मक कोड। हाँ, यहाँ पर संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टर को निरूपित करता है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के द्वारा इस जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के द्वारा हम लोग पकड़ लिए कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हम लोग अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम को कोल्ड बूट, यहाँ पर 2 वर्ड देखिएगा, टेक्निकल वर्ड है कोल्ड बूट और एक वार्म बूट। अब कोल्ड बूट क्या होता है, वार्म बूट क्या होता है, ये समझ लेंगे। ठीक है, कोल्ड बूट क्या होता है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर में जब स्टार्ट में इसको शुरू किए, जैसे काम करने के लिए इसे चालू किए, तो जब स्टार्ट में इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, OS चालू करिएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद ही कंप्यूटर को चालू हालत में देख सकते हैं, मतलब उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा तब तक से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा वार्म बूट क्या होता है, या तो कोल्ड बूट हो गया। कोल्ड बूट मतलब स्टार्ट में आप जब कंप्यूटर चालू किए काम करने के लिए। ठीक है, अब वार्म बूट क्या होता है, जैसे सिस्टम को बीच में ही यानी कि रनिंग पीरियड में ही रीस्टार्ट कर रहे हैं, रनिंग पीरियड में भी रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक, इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। जब बीच में से स्टार्ट करिएगा तो वार्म बूटिंग कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन के द्वारा देखें कौन सा सही है। पहला क्या रहेगा, कोल्ड बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है। कोल्ड बूटिंग है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से स्टार्ट करता है। हाँ, काम करने के लिए जब आप सिस्टम को चालू करिएगा तो लोड करता है, वहीं पावर ऑफ सिस्टम रहेगा तो उसे चालू करने के लिए कोल्ड बूटिंग का यूज किया जाता है। यूज नहीं किया जाता मतलब उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। जब मान लीजिए आप कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्टेट में है तो उस समय इसे रीस्टार्ट करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले में मिल गया, आगे कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम एक वोलेटाइल मेमोरी तकनीक को दर्शाता है, जो आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटरों में प्राथमिक कार्यशील मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था आपको 2 प्रकार के मेमोरी होता है, एक हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा रैम और दूसरा हो जाएगा रोम। अच्छा, रैम का भी 2 प्रकार होता है, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। ठीक, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इसका भी 3-4 प्रकार होता है। जैसे रोम हो जाएगा, उसके बाद में ई रोम हो जाएगा, इरेजेबल रीड वाली मेमोरी, उसके बाद में ईपी रोम हो जाएगा, और ये हो जाएगा और एक मैं इधर लिख दे रहा हूँ AA रोम हो जाएगा। ये क्या है, ये सब रोम का प्रकार है। ठीक, जबकि ये दोनों किसका प्रकार है, रैम का प्रकार है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में SSD हो जाएगा, उसके बाद में आपका SSD हो जाएगा। ठीक, अब इसमें वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल की बात करें तो जो रैम होता है ये वोलेटाइल होता है, यानी कि भूलने वाला मेमोरी होता है, जबकि जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, न भूलने वाला मेमोरी होता है। ठीक, अब ऑप्शन के द्वारा देखेंगे, कह रहा है कि ये एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। मैं जितना आपको अभी डिटेल्स दिया हूँ इसके अनुसार आप ऑप्शन के अनुसार भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला बोल रहा है सीमोस, नहीं ये तो गलत है। अच्छा, आगे कह रहा है कि डी रैम, वोलेटाइल मेमोरी में तो आ जाएगा डी रैम। वोलेटाइल मतलब भूलने वाला मेमोरी डी रैम होता है, क्योंकि रैम का ही प्रकार है, ये किसका प्रकार है, रैम का ही प्रकार है। ये एक एस रैम दूसरा डी रैम। एन भी में ये भी गलत हो जाएगा। एस रोम कुछ नहीं होता है। ठीक है,
ई रोम हो जाएगा, ई पी रोम हो जाएगा, डबल ई पी रोम हो जाएगा, एस रोम कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी रैम। ठीक, तो इसको सही कर दिया जा रहा है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइलों को उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकृत कर सकते हैं, उनके प्रकार के आधार पर। ठीक है, टाइप के आधार पर कह रहा है। चलिए इसका इंग्लिश में भी देख ले रहा है कि विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर हाउ कैन यू ग्रुप फाइल बाई द टाइप, यानी कि जो ग्रुप है इसको फाइल बाई टाइप में कैसे कर सकते हैं। ठीक, आपको मैंने पहले भी करके दिखा दिया था कि यहाँ जो दो प्रकार के मिलेगा, एगो व्यू में मिलेगा, ठीक है ना, एगो व्यू का टाइप मिलेगा। जैसे व्यू में कैसे देखना है, डेट वाइज देखना है, नेम वाइज देखना है, आपको डेट वाइज देखना है कि नेम वाइज देखना है, कि आपको साइज वाइज देखना है। ठीक, या फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है या फिर डी असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। ठीक है ना, ये सारे के सारे व्यू में भी मैंने बता दिया था। एक इसके नीचे भी, व्यू के नीचे मिलेगा ग्रुप। ग्रुप में भी टाइप होता है कि जब आप ग्रुप करिएगा तो कैसे देखना, जैसे डेट वाइज ग्रुप करिएगा तो जैसे आज मान लीजिए ये आपका फोल्डर हो गया डी ड्राइव, चाहे कोई भी ड्राइव हो गया। ठीक, आज जो भी डेट का जितने भी फोल्डर डाउनलोड करिएगा यहाँ पर दिखाई देगा, आज डेट के जितने भी फोल्डर डिलीट करिएगा, सॉरी डाउनलोड करिएगा या फिर क्रिएट करिएगा। ठीक, अब जैसे कल आप कुछ फ़ोल्डर बना रहे हैं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, तो ये जो जितने भी फ़ोल्डर है नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, और कल के डेट में यहाँ पर आपका फ़ोल्डर न्यू फ़ोल्डर टाइप से आ जाएगा। अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि डेट वाइज आ जाएगा। अगर आप वीक वाइज देखना चाहते हैं तो वैसे भी आ जाएगा। अगर नेम वाइज देखना चाहते हैं तो नेम बाई भी आ जाएगा, यानी कि इस रो में पहले ए वाले जितने नाम का फ़ोल्डर होगा, मतलब एस से चालू होगा, वो आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा। यहाँ तो ग्रुप फाइल, ग्रुप बाई फाइल से देखना हमें, ग्रुप बाई फाइल से। तो चलते ऑप्शन की तरफ, आपको करके भी दिखाऊंगा मैं। कह रहा है कि सॉर्ट बाई ऑप्शन का उपयोग करें और नेम सेलेक्ट करें। नहीं, यहाँ पर तो ये सॉर्ट बाई का ऑप्शन का यूज़ नहीं होगा, गलत है। आगे कह रहा है कि व्यू टैब का उपयोग करें और डिटेल सेलेक्ट करें। नहीं, ये भी नहीं होगा। एक ही, अच्छा व्यू टैब में डिटेल्स होता ही नहीं है। एक ही प्रकार की सभी फाइलों का नाम बदले, नाम बदलने का भी बात नहीं हो रहा है। आगे करेगा ग्रुप बाई, उसमें भी बोला है ग्रुप बाई ऑप्शन का उपयोग करें और टाइप सेलेक्ट करें, किस टाइप को आपको देखना है, किस टाइप में देखना है। इन सारे टाइप में, ये जो टाइप्स दिख रहे हैं इन सारे टाइप्स में किस में देखना है। तो ग्रुप बाई ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा टाइप बाई कौन होगा। तो इसका सही आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये कहाँ मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये रहा, मैं स्क्रीन पर ही करके दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू में चले जाइएगा तो देखिए व्यू में भी, सॉरी शॉर्ट में चले जाइएगा तो शॉर्ट में भी मिलेगा। यहाँ पर नेम, साइज, आइटम ये सब मिलेगा। लेकिन मुझे ग्रुप बाई देखना है, तो ग्रुप बाई के लिए आप किसी फोल्डर में चले जाइएगा। आइए, मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ, और इस फोल्डर में आने के बाद में राइट क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा ग्रुप बाई। देखिए यहाँ पर ग्रुप बाई दिख रहा है, ठीक है ना। अब ग्रुप बाई में कैसे देखना है आपको, किस टाइप में देखना है, नेम टाइप में देखना है कि डेट मोड बाई में देखना है कि टाइप साइज में देखना है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, किस में देखना है। मोर भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा और चाहिए तो मोर पर क्लिक करिएगा तो और सारा भी यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, किस में आपको फोल्डर को, मतलब किस टाइप में ग्रुप करना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। हम नेम वाइज करेंगे तो नेम वाइज हो जाएगा। देखिए नेम वाइज यहाँ से FH, उसके बाद में ये जैसे ये फोल्डर है, ये क्या है, किसी सॉफ्टवेयर का फाइल है, तब फोल्डर अलग आएगा, फाइल अलग आएगा। ठीक है ना, सब अलग अलग। देखिए यहाँ पर लाइन खींच कर आ रहा है, ये इस बॉक्स में हो जाएगा, ये एक्स बॉक्स में, ये इस बॉक्स में, तो अलग अलग आपको दिखने लगेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी नए संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2021 में बनाए गए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण 2010 में ओपन किए जाने पर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप कोई फाइल बना है 2021 में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये वर्जन 2021 है। अब इसको आप खोलना चाहते हैं 2010-16 में, तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, यही जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अब कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति का शर्ट छोटा वाला व्यक्ति में पहनाना है तो क्या होगा। यही होगा कि उसमें साइज एडजस्ट नहीं होगा, अच्छा से बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ढीला ढाला होगा, इसी टाइप से बोल रहा है। ठीक है ना, अगर छोटा वाला से बड़े वाला में जाएंगे, यानी कि 2010 का साइज है, 2010 का एप्लीकेशन है, और उसे 2021 में खोलेंगे तो क्या होगा। मतलब वही बात कि छोटा लड़का का कपड़ा बड़े व्यक्ति में पहनाया जाएगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा। वही प्रॉब्लम्स यहाँ पर समझेंगे हम लोग
कि जब बड़े से छोटे या फिर छोटा से बड़े फाइल में जाया जाता है तो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं वो काम नहीं करते हैं, और जो आपका डॉक्यूमेंट है कंपेबिलिटी मोड में खुलता है, ठीक है ना। मतलब कंपेबिलिटी मोड का मतलब ये होता है कि आप लिमिटेड ऑप्शन के यूज कर सकते हैं, ठीक। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट, एम एस पावर पॉइंट एक त्रुटि प्रदर्शित करेगा और फाइल को ओपन करने से मना कर देगा। नहीं, मना तो नहीं करेगा, फाइल ओपन करेगा। फाइल सभी फीचर इंटैक्ट के साथ समान रूप से ओपन होगा। समान रूप से कैसे ओपन होगा भाई? जब 2010 का फाइल 21 में खोलिएगा, चाहे 21 में का फाइल है 10 में खोलिएगा, तो समान रूप से वैसे कैसे ओपन हो जाएगा? ना ओपन होने देगा। आगे करेगा फाइल स्वचालित रूप से पीडीएफ में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं, पीडीएफ में नहीं परिवर्तित होगा, ये भी गलत है। और आपको पता तो चलिए गया है कि जब 3 गलत है तो यही सही होगा, ठीक। और इसका हो जाएगा कि फाइल सीमित फीचर के साथ, हाँ लिमिटेड फीचर के साथ, लिमिटेड ऑप्शन के साथ, ठीक है ना, कंपेबिलिटी मोड में ओपन होगी। ये सही ऑप्शन है। आपको पहले भी ये क्वेश्चन मिला हुआ है। हो सकता है वो पावर पॉइंट में ना पूछकर वर्ड का नाम लेकर पूछ दिया होगा, या फिर हो सकता है एक्सेल का नाम लेकर पूछ दिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि आप एम एस पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेस्ट पेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ से कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? और बहुत सारे लोग को तो पता भी नहीं होगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग भी होता है या फिर, अच्छा पेस्ट करने का आपको तरीका, कितने तरीका पता है, किस तरीक़ा से पेस्ट किया जा सकता है? तो आपको तो बस नॉर्मल वाला पता होगा, कौन वाला, तो कंट्रोल भी। अब आपको मैं और भी आज 2-3 बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं है ये। तो पहले देख लेंगे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अनुसार मैं पढ़कर बताया जाएगा कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की मूल फॉर्मेटिंग जैसे ही बनी रहती है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो मूल सोर्स की फॉर्मेटिंग जैसे ही बनी रहती है। अच्छा, फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है, फॉर्मेटिंग में बता दे रहा हूँ मैं। फॉर्मेटिंग में जैसे कि साइज आ जाएगा, कलर आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा। अब स्टाइल में सब कुछ, जैसे स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर फंट का स्टाइल आ जाएगा, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है, कि एरियल में लिखा हुआ है, कि ऊपर ब्लैक में लिखा हुआ है, ये सब आ जाएगा। इसका क्या मतलब करेगा, जो मूल फॉर्मेटिंग वाला मूल टेस्ट है, जो ओरिजिनल टेस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ RRB NTPC, ठीक। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, तो ये जैसा दिखेगा वैसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में भी यही होता है कि टेस्ट के जो फॉर्मेटिंग है, जो मूल फॉर्मेटिंग है वैसा ही बनी रहती है, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन तो सही हो जाएगा ये वाला। लेकिन मैं आपको 2-3 और करके दिखा रहा हूँ, और 2-3 पेस्ट से क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होगा ना कि इसका फॉर्मेटिंग हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट आ जाएगा, मतलब टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। टेक्स्ट कॉपी होने का मतलब कि ये जो कलर दिख रहा है कलर नहीं आएगा, जिस फॉन्ट में लिखा हुआ फॉन्ट नहीं आएगा, जो नॉर्मल स्टार्टिंग मोड में जो कलर रहता है, जैसे स्टार्टिंग मोड में और बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक मिलता है, ठीक। और जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी मिलता है। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की बात कर रहा हूँ, यानी कि वर्जन जो 2019 से 2021 है, उसमें जो जब आज जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रहे हैं, लिखना चालू करिएगा, तो कौन सी कलर से लिख पाते हैं? तो ब्लैक कलर से, यानी कि डिफ़ॉल्ट कलर क्या है? ब्लैक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है, मतलब कैसे लिखता है, किस फ़ॉन्ट में लिखा जाता है? तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? कैलिबरी होता है, ठीक है ना। आइए मैंने आपको और 2-4 को दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये रहा मेरा वर्ड, ठीक। मैंने इन सारे को डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ से मैंने कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ वर्ड लिख दिया। इसका साइज मैंने बड़ा कर दे रहा हूँ। मैंने इसको कलर कर दे रहा हूँ। मैंने इस पर फॉर्मेटिंग लागू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग लागू करना। हम इस पर फॉर्मेटिंग लागू कर दिए हैं। देखिए कैलिबरी है, ये मैंने कोई चेंज नहीं किया हूँ, अब मैंने चेंज कर रहा हूँ। फंड का मैंने फंड इसका कर दिया, जैसे एरियल मैंने फंड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में अब आते हैं इसको पेस्ट करने के तरीक़ा से। जैसे मुझे यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पर कर्सर मैंने यहाँ रख दिया हूँ, यहाँ पर पेस्ट करना है। पहले इसको हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C करके, Ctrl+C कॉपी हो गया, या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब जहाँ इसको पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आइएगा, आ जाइएगा यहाँ पर पेस्ट ऑप्शंस में। देखिए पेस्ट ऑप्शंस में कितने मिलेगा, पहले पे चले जाइए, यहाँ पर देखिए लिख रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग।
देखिए कितना अंदर से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, जो इसी का क्वेश्चन है जो अभी अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, इसी का क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में देखिएगा कि यहाँ जो टेस्ट दिखाई दे रहा है, ये कीप फॉर्मेटिंग, यहाँ जो टेस्ट अभी अभी आया है ये वाला टेक्स्ट, देखिए कि इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है। भी जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर भी वहीं लिखा हुआ है, आई जो लिखा हुआ आई वहीं लिखा हुआ है। ना विश्वास है तो इस पर क्लिक करके देखिएगा, यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट का नाम एरियल लिख रहा है, इधर क्लिक करके देखिए फ़ॉन्ट का नाम चेंज हो गया, कैलिबरी लिखा हुआ है। यानी कि इसका फ़ॉन्ट जो है एरियल है, इसका भी फ़ॉन्ट एरियल है। इसका जो साइज़ है 16 है, इसका भी साइज़ 16 है। लेकिन इसका जो कलर है वो भी रेड है, इसका भी कलर रेड है, बैकग्राउंड ग्रीन है, इसका भी बैकग्राउंड ग्रीन है। अब मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरे पेस्ट के ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, राइट क्लिक करिएगा, अब बगल वाले पेस्ट में चले जाइएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि मर्ज फॉर्मेटिंग, इसका फॉर्मेटिंग जो होगा ना वो मर्ज कर देगा। देखिए मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होगा कि इसका जो बैकग्राउंड हो वो गायब कर दिया, ठीक है, मतलब लिमिटेड के साथ मिलेगा। अब कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ से मर्ज कर देगा। मर्ज मतलब क्या करता है, एक में मिला देगा। कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ से मर्ज कर दिया। यहाँ रेड कलर में दिख रहा होगा वीडियो वाला, यहाँ पर अभी तो मैंने एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ, इसको 2 बार तो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आ जाइए, हाँ देखिए वीडियो यहाँ पर। अच्छा, इसके बगल वाला भी तो पिक्चर के लिए है, मैं टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं, पिक्चर के लिए। इसके बगल में आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, कीप टेक्स्ट ओनली। यहाँ पर फिर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर टेक्स्ट ओनली आ जाएगा, इसका कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि कीप सोर्स में क्या होगा और ऐसा नॉर्मल में क्या होगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब अपना प्रश्न है, अब तो इसको समझ गए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है सोर्स मूल फॉर्मेटिंग जैसे ही बनी रहती है। ठीक, अब ये आप ऑप्शन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अगला आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है टेक्स्ट का साइज स्लाइड में फिट होने के लिए स्वतः एडजस्ट करना। स्वतः एडजस्ट ये नहीं करता है, गलत हो जाएगा ये। टेक्स्ट इमेज में बदल जाता है, टेक्स्ट इमेज में कैसे बदल जाएगा, एआई थोड़े है ये टेक्स्ट को इमेज में बदल देगा। टेक्स्ट डेस्टिनेशन स्लाइड के थीम फॉन्ट कलर और थीम फॉन्ट कलर को अपना लेता है। अच्छा, यहाँ से टेक्स्ट डेडिशन थीम कलर को अपना लेता, नहीं अपनाता नहीं है। थीम जो कलर होगा कलर को नहीं अपनाता है। ठीक, उसका फॉर्मेटिंग सिर्फ अपनाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूदा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है। मतलब यही पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल को कैसे जल्दी ओपन किया जा सकता है। जल्दी ओपन करने के लिए मुझे पूछा हुआ है, तो कह रहा है कि एमएस एक्सेल ओपन करें और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। अच्छा, ये तो आसान तरीका कैसे हो जाएगा। एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट में जाना होगा, वहाँ पर लिखना होगा एमएस एक्सेल, फिर आएगा, फिर क्लिक करिएगा, फिर खुलेगा, वहाँ पर भी न्यू वर्कबुक या फिर ब्लैंक वर्कबुक लेंगे तब आएगा। तो ये आसान तरीका तो नहीं होगा। चलते हैं अगला, कंट्रोल एन दबाए। अच्छा, कंट्रोल एन तो न्यू का कमांड होता है, यहाँ से एक्सेल थोड़े खुल जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि अल्ट F4 शॉर्टकट का उपयोग करें। अल्ट F4 किसका होता है, तो क्लोज का होता है। ठीक, आगे करेगा फाइल एक्सप्लोरर में .xlsx फाइल पर डबल क्लिक करें। हाँ, फाइल एक्सप्लोरर में जब इसका एक्सटेंशन वाले फाइल पर डबल क्लिक करिएगा तो खुल जाएगा। ठीक, अब इसको खोलने का आसान तरीका भी मैं और एक बता दे रहा हूँ कि कैसे जल्दी से खुलेगा। तो आप विंडो के साथ में आर बटन प्रेस करिएगा, विंडो के साथ में आर बटन, विंडो प्लस आर, यहाँ से रन बॉक्स खुलता है, यानी ये रन कमांड होता है। ऐसे मतलब बॉक्स आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिखा होगा रन। ठीक है, इसके सामने एक बॉक्स छोटा सा आएगा, इसमें आपको कमांड लिखना होगा। कमांड लिखने के बाद में ओके कर दीजिएगा। बगल में कैंसिल भी दिया रहा होगा, कैंसिल करना होगा तो कैंसिल भी कर सकते हैं आप। अब एक्सेल का कमांड क्या होता है, एक्सेल कमांड एक्सेल ही होता है। इस बॉक्स में जाकर एक्सेल लिख देना, EXCEL, एक्सेल लेकर इंटर बटन दबाइएगा, एक्सेल खुल जाएगा। ठीक, मैंने वर्ड के लिए बता दे रहा हूँ कि आपको जब वर्ड खोलना होगा, MS वर्ड खोलना होगा, तो इसका लिए कमांड कौन सी होता है, तो विन वर्ड होता है। मैंने गलत लिख दिया, विन वर्ड। ठीक, उसके बाद में एक्सेल के लिए तो मैंने बताइए दिया। पावर पॉइंट के लिए क्या होता है, तो पावर पॉइंट के लिए होता है पावर PNT, पावर PNT लिखिएगा। कहाँ पर लिखना, सब रन बॉक्स में लिखना है, लिख कर ओके करिए, खुल जाएगा। ठीक है, तो अन्य प्रोग्राम का भी अलग अलग होता है। तो आप जैसे फोटोशॉप खोलना होगा तो फोटोशॉप लिखना पड़ता है, वहाँ पर फोटोशॉप लिख कर खोलिएगा तो फोटोशॉप खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कि फाइल एक्सप्लोरर में .xls लिखिएगा तो कैसे ओपन होगा।
जैसे मैंने इसको मिनिमाइज किया और यहाँ से मैंने स्टार्ट बटन प्रेस कर दूंगा, ये फाइल एक्सप्लोरर को मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ से लिख एक्सटेंशन नाम उसका लिख देना है .xlsx। यहाँ पर देखिए ये एक्सटेंशन का नाम आ जाएगा, मैंने कुछ गलत लिख दिया हूँ, x.xlsx। हाँ देखिए आ गया यहाँ पर, ये जो दिख रहा है नाम बुक 1 करके ये वाला, और इसका एक्सटेंशन नाम भी दिख रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक्सेल खुल जाएगा, ठीक। चलिए ये कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है कि इस पर ज़्यादा चर्चा किया जाए, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं कि यदि आप विंडो ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है। यूएसबी से कोई मतलब पेन ड्राइव से आप कोई फाइल को डिलीट करते हैं, यूएसबी ड्राइव में आ जाएगा वो, तो क्या होता है। तो जब भी कोई पेन ड्राइव से डाटा डिलीट करिएगा यूएसबी फ्लैश से, तो क्या होता है कि वो रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंट रूप से डिलीट हो जाता है, ठीक। और रिसाइकल बिन में ना जाकर, यदि आप विंडो ओएस में, अच्छा विंडो ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से यहाँ पर फ्लैश ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, ये नोट करने वाली बात है। पेन ड्राइव लिखता है तो इसका आंसर दूसरा हो जाता है, फ्लैश ड्राइव कर दिया है, ठीक है। इसमें जैसे हार्ड डिस्क होता है उसी तरह इसमें फ्लैश ड्राइव भी होता है, जो अब यूज नहीं होता है, फ्लैश ड्राइव का यूज अब नहीं होता है। तो अब कोई भी डेटा डिलीट करिएगा, जैसे ये हार्ड डिस्क के ही रूप में आ जाएगा, कोई भी डेटा डिलीट करिएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन के उधर देखेंगे यह कंप्रेस हो जाती है जिससे स्पेस बचता है, नहीं यह तुरंत अस्थायी रूप से डिलीट होता है, अस्थायी रूप से नहीं डिलीट होगा। अल्ट पकड़ के शिफ्ट पकड़ के डिलीट करेंगे, अगर शिफ्ट पकड़ के हम डिलीट करेंगे तो ये अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा, यह हिडन फाइल बन जाती है, नहीं हाइड भी नहीं होता, यह रिसाइकल बिन में चली जाती है। हाँ ये जो फाइल है ये रिसाइकल बिन में चली जाएगी। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे कि सीपीयू आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का क्या महत्व है। पाइपलाइनिंग का क्या महत्व है, क्वेश्चन ही बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। पाइपलाइनिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे तो ही सही कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन के द्वारा ज़रूर सही करिएगा। चारों ऑप्शन पढ़िएगा ना तो इसको सही कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। कह रहा है कि रजिस्टरों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करता है, पाइपलाइन का काम डेटा ट्रांसफ़र नहीं है। आगे कह रहा है कि मल्टीपल रो का उपयोग करके क्लॉक स्पीड को बढ़ाता है, नहीं क्लॉक स्पीड भी नहीं बढ़ाएगा, ये क्लॉक स्पीड सीपीयू का काम है। अच्छा हाँ सीपीयू का काम है, सॉरी। आगे कह रहा है कि ओवरलैपिंग स्टेज, जैसे ओवरलैपिंग जब होगा ना तो इसका साथ कई अनुदेशों को एग्जीक्यूट करता है। ओवरलैपिंग आप लोग समझ रहे हैं कि एक के बाद एक अगर एप्लीकेशन खुला होगा तो उसको एग्जीक्यूट करने में ये काम करता है पाइपलाइनिंग, ठीक है ना। अगर कोई भी एप्लीकेशन ओवरलैप कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है, तो पाइपलाइन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि MS पावरपॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका क्या है। नई स्लाइड कैसे ऐड किया जाएगा, सही तरीका निम्न कौन सा है। तो कंट्रोल एन पर प्रेस करें, स्लाइड पर राइट क्लिक करें, कॉपी करें, नहीं होम टैब पर जाए, न्यू स्लाइड पर क्लिक करें और अल्ट F4 बटन प्रेस करें। यहाँ पर देखिएगा स्लाइड कर रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं, नई स्लाइड के बारे में बात कर रहा है। नई स्लाइड कैसे ऐड होता है, नई स्लाइड ऐड करने के लिए आपको होम मेनू में जाना होगा, यानी कि होम टैब में जाना होगा, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है न्यू स्लाइड का, वहाँ से न्यू स्लाइड ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ये क्या होता है, न्यू का कमांड है, न्यू स्लाइड नहीं, इसको न्यू प्रेजेंटेशन बोल देंगे। किस में, पावर पॉइंट में, अगर वर्ड में रहता तो न्यू पेज बोल देते, अगर एक्सेल में रहता तो न्यू वर्कबुक बोल देते। स्लाइड पर राइट क्लिक करो, कॉपी करे, नहीं कॉपी करने से न्यू स्लाइड तो आएगा नहीं। होम टैब पर जाए और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें, हाँ होम टैब पर जाकर न्यू स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं। अल्ट F4 किसका ऑप्शन है, वो तो क्लोज का है, ठीक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैंने दिखा दे रहा हूँ और थोड़ा जल्दी में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। ये रहा पावर पॉइंट, और देखिए यहाँ पर होम मेनू में ये इंसर्ट मेनू हो जाएगा, यहाँ पर होम टैब होगा, होम टैब में न्यू स्लाइड यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जैसे न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे देखिए नया स्लाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे नया स्लाइड ऐड हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज पर, ऑपरेटिंग सिस्टम OS के बारे में बात कर रहा है। सिस्टम रिसोर्सेज ये नोट करिएगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा, सिस्टम रिसोर्स के बारे में बात कर रहा है, पर यूजर का उच्चतम स्तर नियंत्रण प्रदान करता है, हाई लेवल का कंट्रोलिंग प्रदान करता है। कौन, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम तो लो लेवल कंट्रोलिंग है, लेकिन हाई लेवल कंट्रोलिंग कौन प्रदान करेगा। तो इसके लिए दो, एक आपको पहले भी बता, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स, जैसे सिस्टम सोर्स ही ओपन सोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर तो लिनक्स हो जाएगा। इसके साथ अगर यूनिक्स रहता तो ये भी हो जाता, लेकिन लिनक्स आपको ज़्यादातर लिनक्स ही मिलेगा, लिनक्स उबंटू, विंडो 11 ये तो नॉर्मल हो जाएगा। क्रोम OS,
नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, क्रोम ओएस ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम ओएस में क्या होता है कि आपका जो विंडो है वो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बदल जाएगा, उसका लुक दिखने लगेगा जैसा मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, उसी तरीका लुक दिखने लगता है क्रोम ओएस में, एंड्रॉयड जैसा दिखने लगेगा। ठीक, लिनक्स उबंटू, हाँ तो ये ओपन सोर्स होता है, सिस्टम सोर्स ओपन सोर्स हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाइए। मैक ओएस सबको तो पता है मैक कहाँ यूज होता है, तो मैक एप्पल में यूज होता है। ठीक, अगर आप अपने लैपटॉप को मोबाइल जैसा देखना चाहते हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि मोबाइल में जो जो एप्लीकेशन चलता है मुझे लैपटॉप में चलाना है, तो आप उसमें क्रोम ओएस डलवा सकते हैं। जब क्रोम ओएस डालिएगा तो मोबाइल वाला सिस्टम उसमें आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि जब आप एम एस पावर पॉइंट 365 में कंट्रोल एम दबाते हैं तो निम्न में से क्या होता है। कंट्रोल एम का कमांड पूछा है, कंट्रोल एम किसमें, तो पावर पॉइंट में पूछ रहा है। मैंने अब तो 2 वीडियो ही बचा होगा, मुझे लगता है 2 से 3 लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच गया होगा, 50-60 क्वेश्चन बच गया होगा, तो 2-3 वीडियो मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैं पूरा का पूरा शॉर्टकट कराऊंगा। ठीक है, और शॉर्टकट आपको याद ज़रूर करवाऊंगा, याद कराने की कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो जो कंट्रोल एन कमांड होता है वो पिछली स्लाइड के समान लेआउट वाली नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। जैसे कि पिछला स्लाइड जो है ना, उसी के जैसे एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। किसमें, जब आप कंट्रोल एम बटन दबाइएगा तब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है कि फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा हुआ है कि मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन को ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना। मेटा डेटा, यहाँ पर इसको डेटा में याद रखेगा, डेटा का स्टोर रिकॉर्ड करता है ये। फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनका नाम, साइज, टाइम स्टैम्प और अनुमतियाँ। ठीक, आगे भी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। आगे करेगा तेज़ी से पहुंच के लिए भंडारण डिवाइस पर फाइल डेटा के लिए भौतिक भंडारण का अनुकूलित करना। नहीं, तेज़ी से पहुंच तो कैसे करता है, उपयोगकर्ता के लिए फाइलों और फोल्डरों का ग्राफिकल निरूपण परिभाषित करना। डेटा मेटा परिभाषित नहीं करता है ये। फाइलों की वास्तविक सामग्री और डेटा संग्रहित करना, डेटा मेटा नहीं संग्रहित करेगा। फाइलों का वास्तविक सामग्री और डेटा एसडीडी में संग्रहित होगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिएगा। डेटा मेटा के बारे में, फाइल और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी को रिकॉर्ड करता है, जैसे उसका नाम, फोल्डर का नाम क्या हो जाएगा, साइज़ क्या हो जाएगा, उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प मतलब कब वो क्रिएट किया गया था, उस पर कोई इनक्रिप्टेड है कि नहीं है, ये सब उसका डिटेल्स दिखाता है डेटा मेटा डेटा। ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डॉट पीडीएफ फाइल के रूप में सेव करने का मुख्य लाभ क्या है। यानी कि जब डॉट पीडीएफ में सेव कर दीजिएगा तो इसका मुख्य लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन के द्वारा चलेंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, ऑप्शन से पकड़ लेंगे। कह रहा है कि यह सभी एम एस पावर पॉइंट एनिमेशन को रन करता है। पीडीएफ रन नहीं करेगा, गलत है। यह उपयोगकर्ता को किसी भी पीडीएफ व्यूवर में स्लाइड को संशोधित करने के लिए इनेबल करता है। मैंने इसको रेड कलर जानबूझ के किया था, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए लिखा है संशोधित करने के लिए। पीडीएफ संशोधित करने के अलाउ ही नहीं करता है, ये क्वेश्चन गलत है। अगर ये नहीं रहता तो सही हो जाता। ठीक है ना, स्लाइड को संशोधित कर रहा है, स्लाइड को संशोधित पीडीएफ में नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो पावर पॉइंट के अंदर ही होगा। ये भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि यह स्वचालित रूप से टेक्स्ट को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करता है। पीडीएफ में सेव करने पर ट्रांसलेट थोड़े होगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यह फाइल के साइज को कम करता है। हाँ, जब जो कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर पीडीएफ में चेंज करिएगा तो उसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, और अवांछित एडिटिंग को रोकता है। पीडीएफ में आप एडिटिंग भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें आपका रोल नंबर नहीं है, अब सोच रहे कि उसमें मैं अपना रोल नंबर ऐड कर दूं जानबूझकर, ऐसे तो हो नहीं सकता है। पीडीएफ में तो एडिटिंग नहीं कर सकते आप। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको छोटा छोटा वर्ड पकड़ के ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जैसे मैंने इसको स्लाइड को संशोधित, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यही गलत है, बस इसको पकड़ कर क्या करते हैं हम लोग, इसको ख़त्म कर देंगे, मतलब बी वाला नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एम एस वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल या प्रतीकों का चयन करके उनके आकार रंग को संशोधित करके बुलेट सूचियों की उपस्थिति को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है, बट इसका आंसर एकदम तुच्छा सा होगा, छोटा सा एकदम होगा। बस ये कह रहे कि बुलेट स्टाइल कैसे सेट करेंगे। बुलेट स्टाइल सेट करने के लिए आपको इतना लंबा सा क्वेश्चन घुमा कर दिया है। आइए, फॉर्मेट पेंटर से बुलेट स्टाइल नहीं होता है। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, किसी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाता है। लिस्ट स्टाइल नाम का कुछ नहीं। लाइन स्पेसिंग होता है, लेकिन लाइन स्पेसिंग से
बुलेट नहीं लगेगा। लाइन स्पेसिंग कहने का मतलब ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कम और ज़्यादा करने के लिए, जैसे इन दोनों के बीच में इतना जगह वाइट वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जगह, इसको कम ज़्यादा करने के लिए, कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, जैसे जैसे देखिए चयनित और उपस्थिति के बीच में लाइन कम है और यहाँ से फॉर्मेट और लिस्ट के बीच में लाइन ज़्यादा है, तो मैंने इन दोनों को स्पेसिंग ज़्यादा दिया हूँ और इनको कम दिया हूँ। आगे कह रहा है कि बुलेट लाइब्रेरी, हाँ बुलेट के बारे में पूछ रहा है तो बुलेट लाइब्रेरी सही लगेगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि एम एस एक्सेल 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। पेज ब्रेक सेट करके क्या नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पेज ब्रेक से क्या होता है, पेज स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि मैंने पीछे भी आपको कर कर दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड लिखा हुआ है, अब सोच रहे हैं कि इस जो वर्ड दिख रहा है ना, इसमें से कुछ वर्ड को स्प्लिट करने के लिए, दूसरे पेज में ले जाने के लिए, पेज को ब्रेक करने के लिए, तो जहाँ से आपको पेज को अगले पेज में ले जाना है, यानी कि नीचे वाला पेज में ले जाना है, वहीं पर आप कर्सर रख दीजिएगा। कर्सर ले रखने के बाद में आप पेज लेआउट मेनू में चले जाइएगा और पेज ब्रेक करिएगा। जैसे ही पेज ब्रेक करिएगा, अब यहाँ से जहाँ से कर्सर आप रखे हैं, कर्सर के बाद वाले जितने भी टेक्स्ट है यहाँ से हट जाएगा और इस पर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने इसको करके भी दिखाऊंगा, आप देख लेंगे ऑप्शन के द्वारा कौन सा सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रिंट करने योग्य मार्जिन का अधिकतम आकार, पेज ब्रेक से प्रिंट मार्जिन तो नहीं होगा, मार्जिन के लिए अलग ऑप्शन होता है। आगे कह रहे हैं वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ स्प्लिट होगी, हाँ कहाँ से स्प्लिट करना है ये सो सही हो जाएगा। प्रिंट करने से पहले कहाँ फार्मूला, फार्मूला का तो कोई बातें नहीं होगा, पेज ब्रेक में फार्मूला नहीं आएगा। प्रत्येक पेज पर हेडर दिखाई देगा, पेज ब्रेक में हेडर नहीं दिखाई देता है। हेडर में जाइएगा तो भी हेडर दिखाई देगा, मतलब लेआउट में हेडर दिखाई देगा, पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट में जाइएगा तो हेडर आपको दिखेगा। मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, हेडर क्या होता है मैंने ये भी बता दे रहा हूँ हेडर क्या होता है। आ जाइए, रहा मेरा वर्ड का फाइल, मैंने इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा था, पेज ब्रेक के बारे में पूछा था। ठीक, मैंने इस पर कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ। मैंने 20 पैराग्राफ इस यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक, एक पेज में, ये टोटल के टोटल पैराग्राफ एक ही पेज में। कैसे, देखिए यहाँ पर दिखाई देता है मेरा जो यहाँ पॉइंटर लिखा पेज 1 ऑफ 1, इसका मतलब होता है पेज 1 ऑफ 1 का मतलब कि टोटल पेज की संख्या 1, अच्छा 2 हो गया, अब मतलब अभी भी रीड किया हुआ है, 2 पेज में है डेटा। ठीक, 1 ऑफ 2 लिखा हुआ है, टोटल पेज की संख्या 2, 1 पेज की मतलब जो 1 ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि टोटल पेज की संख्या और करेंट पेज की संख्या। टोटल पेज कितना है, 2, करेंट पेज मतलब किस पेज पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो पेज नंबर 1 पे। जैसे 2 पर चले जाइएगा तो 2 ऑफ 2 लिखेगा, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ 2 लिख रहा है, यानी कि टोटल पेज की संख्या 2 और काम कर रहे हम लोग दूसरा नंबर पेज पे। कितना वर्ड लिखा हुआ है, 365, ये टोटल यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देता है, पेज का समरी दिखाई देता है। जैसे मैंने एक पेज वाला डिलीट कर दे रहा हूँ, अब आपके पास एक ही पेज का डेटा बचा हुआ है। ठीक, डिलीट ना हुआ हैगा, हो गया है, थोड़ा यहाँ पर लेट रीड कर रहा है। अब देखिए यहाँ से डेटा को, जो डिवाइस है ना, डिवाइस के बाद के डेटा को दूसरे पेज में आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक, लेआउट मेन्यू में चले जाइएगा, यहाँ पर देखिए पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है, पेज ब्रेक। जैसे ही आप पेज ब्रेक पर क्लिक करिएगा, मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक कर दिया और पेज ब्रेक देखिएगा, यहाँ से जो डिवाइस था, डिवाइस तक यहीं पर रह गया और इसके बाद जितने भी टेक्स्ट था वो दूसरे पेज पर आ गया है, मतलब पेज को क्या मैंने स्प्लिट कर दिया, दूसरे पेज पर डेटा को ऐड कर दिया। ठीक, अब बात किया था हेडर के लिए, तो जो ये ऊपर वाला देखिए, यहाँ से मैंने कर्सर जब रखूँगी इसके पीछे, अब ऊपर जाऊँगा बैक बटन दबाकर, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये जो एरिया है ये हेडर का एरिया है। ये क्या है, इसमें मैं जो इसमें लिख रहा हूँ ना, ये हेडर का एरिया, तो ये हेडर होता है। ठीक है ना, और इसी के जैसा पेज के नीचे आइएगा ना, तो नीचे में फुटर होता है, ये जो एरिया होता है फुटर का एरिया होता है। अब जब ऑप्शन मिलेगा तो बता देंगे आपको कि हेडर और फुटर का यूज क्या होता है और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, सारे डिटेल्स बता दूंगा। और नहीं तो मैं जब इसका कंप्लीट वीडियो डिटेल्स बनाऊंगा, जब पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा आपको कंप्यूटर का एनटीपीसी के लिए, तो वहाँ पर भी मैं इसके बारे में डिटेल्स से बता दूंगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड 2019 में गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अच्छा, गटर क्या होता है, देखिएगा गटर मतलब जैसे ये बुक कह रहे हैं, मान लीजिए पेज है, जब बुक तैयार करना होता है ना, तो बहुत सारे पेज, जैसे यहाँ पर 500 पेज का बुक है, तो यहाँ पर एक स्पेस छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, और ये स्पेस किस लिए होता है, तो बाइंडिंग के लिए होता है। यहाँ से जो भी टेक्स्ट होगा ये स्पेस छोड़ के ही आगे लिखेगा, अगर इसके अंदर लिखेगा तो फिर बाइंडिंग में चलेगा, बाइंडिंग में जब अंदर चला जाएगा, पेज जब खुलिएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारा जो वर्ड है ना इसके अंदर दब गया, जो नहीं दिख रहा है। तो जो पेज को बाइंडिंग करने के लिए, बुक बनाने के लिए जब बाइंडिंग किया जाता है उसके लिए गटर का यूज किया जाता है। गटर जब छोड़ देंगे, गटर मार्जिन होता है
जब गटर मार्जिन छोड़ देंगे तो इतना सारा स्पेस छोड़ के ही लिखेंगे, और ये जो गटर मार्जिन होता है किस लिए होता है, तो पेज को बाइंडिंग करने के लिए होता है। चलिए ऑप्शन के द्वारा कह रहे हैं कि पेज के चारों तरफ ब्लैंक स्पेस के लिए नहीं, केवल विषम संख्या वाले पेजों पर नहीं, विषम विषम संख्या वाला मार्जिन नहीं होगा तो सब पे होगा। डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस, हाँ डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस ही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिदृश्य एमएस वर्ड में कीप विथ नेक्स्ट है, कीप विथ नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक है। कीप विथ नेक्स्ट ये कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, ये तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया, आपको मैंने करके भी दिखाऊंगा। आते हैं ऑप्शन के तरफ, कौन सा सही है। कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पैराग्राफ की पहली पंक्ति को स्वचालित रूप से इंडेंट करना, उसके बाद में एक लंबे पैराग्राफ को कई पेजों में स्प्लिट होने से रोकना, उसके बाद कह रहे हैं कि आइटम की सूची में या सुसंगत बुलेट पॉइंट स्टाइल लागू करना, पैराग्राफ से बुलेट लागू नहीं होगा, लंबा भी नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पैराग्राफ की पहली पंक्ति को स्वचालित रूप से इंडेट करना, मैंने इंडेट करके भी दिखाऊंगा, यहाँ से नहीं होगा ये। आगे कह रहा है कि सुनिश्चित करना कि शीर्षक और उसके तुरंत बाद वाला पैराग्राफ सदैव एक ही पेज दिखाई दे। अब आप एक टेक्निक और लगा सकते हैं, हालांकि ये हमेशा कारगर नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जो लंबा ऑप्शन होता है ना वही सही हो जाता है, ये आप भी करके देखेंगे अक्सर सही हो जाता है। बट अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की संभावना होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, अगर कम रिस्क लेना होगा तो फिर कर सकते हैं। तो आइए मैंने इसको करके दिखा रहा हूँ कि विथ नेक्स्ट कहाँ से पूछा हुआ, ये वर्ड का क्वेश्चन हुआ है। यहाँ से मैंने एमएस वर्ड खोल दिया, ठीक। चले जाएंगे लेआउट मेनू में। अब पहले यहाँ से ध्यान देख लीजिएगा क्या पूछा है, कीप विथ नेक्स्ट, ये इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के यहाँ से मोर ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ सेटिंग है ये। और यहाँ पर आपको देखिए कीप विथ नेक्स्ट, इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान पेज फॉल्ट त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना होती है। पेज फॉल्ट त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना होती है कि पेज कब त्रुटि सबसे अधिक हो सकता है। सीपीयू कैश में संग्रहित डेटा तक पहुंचना, सीपीयू कैश में जो डेटा रखो वहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर पेज की कोई बात नहीं है। किसी निर्देश को सीधे बायोस से निष्पादित करना, बायोस से इनपुट और आउटपुट, इसको बोलते हैं बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है कि डेटा को रीड ओनली मेमोरी लोकेशन पर लिखना, नहीं। यहाँ पर क्या होगा ना कि जब आप कोई भी डेटा को आप हार्ड ड्राइव में भेज देंगे तो थोड़ा सा वहाँ से उसको ऑपरेशन करना, मतलब ऑपरेट करना थोड़ा सा अधिक दिक्कत करता है, ठीक है ना। तो उस मेमोरी एड्रेस तक पहुँचने का प्रयास करना, जैसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया है, अगर जिसको हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया उसे आप वह मतलब उस मेमोरी के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा पेज फॉल्ट हो जाएगा, ठीक। तो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है एमएस वर्ड में। अच्छा थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, 50-60 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। और रेलवे इस टाइप से क्वेश्चन इस बार दिया ही था कि बच्चा बहुत सारा परेशान था कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। अब ज़्यादातर देखिएगा ना क्वेश्चन, तो एमएस ऑफिस ले ज़्यादा इस बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। एमएस ऑफिस ले ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, वो भी एमएस ऑफिस ले ज़्यादा वही लड़का बना सकता है जो एमएस ऑफिस पर प्रॉपर काम किया है, ठीक है ना, जो उसका एक्सपर्ट होगा। अगर जो लड़का एमएस ऑफिस ऐसी बुक से पढ़ा होगा तो उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर जा जाके ऑप्शन के बारे में पूछा था कि इसका ऑप्शन से क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे। अच्छा चलिए, इसमें तो ऑप्शन सॉरी यहाँ से आंसर भी ऐड हो गया है, आंसर को डिलीट कर देना है। तो इसको देखते हैं एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने की सुविधा देता है। तो मार्जिन का सेट करने की सुविधा कौन देगा, पेज साइज नहीं देगा, पेज बॉर्डर भी नहीं देगा, पेज लेआउट भी नहीं, पेज मार्जिन ही आता है। ये मिलेगा कहाँ पेज मार्जिन, तो पेज मार्जिन लेआउट मेनू मिलता है। मैंने पेज लेआउट नहीं, लेआउट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये लेआउट मेनू में चले जाइएगा तो वहीं पर पेज आपको मार्जिन मिल जाएगा, ठीक। मैं पीछे कर दिखाया भी हूँ, नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। चलिए यहीं पर वीडियो का लास्ट करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैं जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, तो कृपया करके आप दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने दोस्त से भी सब्सक्राइब करवाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।
मैंने ये सारे के सारे बात लास्ट में ही बोलता हूँ, और मुझे बीच में याद भी नहीं रहता है कि ये सब लाइक सब्सक्राइब बोलना है, नहीं, ये सब नहीं याद रहता है। बस थोड़ा-सा आप लाइक करिएगा तो ही मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचेगा, सब्सक्राइब करिएगा तो ही थोड़ा-सा इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं इसके लिए आप सभी को बोल रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो से थोड़ा कुछ सीख रहे हैं तो आप इतना ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक? चलते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और अगला वीडियो तुरंत ही कल आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।